जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हमारा ये फिजिक्स का अध्याय दूसरा है, यानी आज हम बात करेंगे हीट यानी ऊष्मा के बारे में। यह हमारा फिजिक्स का दूसरा अध्याय है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जो पहली वीडियो पार्ट 1 इसके बन चुके हैं। वीडियो जो है तो लिंक में दे दी गई है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसको देखिए। ठीक है, वीडियो बहुत ही मज़ेदार, हेल्पफुल और शानदार होने वाला है। तो हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक ऊष्मा के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि वस्तु को, जो हमारा पहला प्रश्न है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं, उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। इस शानदार विषय में हम बात करेंगे आज तो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। तो आप अगर किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके जो अणु होते हैं, अणु हर वस्तु में पाए जाते हैं, उसके अणु की जो गति होगी वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। कोई भी वस्तु आपने गर्म किया, उसके अणु क्या हो गए, आपस में गतिज ऊर्जा करेगी, यानी उनकी चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर सूचित करता है कि संपर्क आने पर जो ऊष्मा क्या होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु को प्रवाहित करती है। जैसे आप अगर मान लीजिए लोहा गर्म करेंगे, लोहे को अगर एक लोहे को गर्म करके दूसरे लोहे में छुआएंगे तो क्या होगा, उसका जो गर्मी होगी उस लोहे की उस लोहे में चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, किसी वस्तु के ताप यानी टेम्परेचर में वृद्धि करने पर उसकी स्थिति क्या होती है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके अणुओं क्या होते हैं, उनकी चाल घट जाती है। यानी जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके अणु क्या होंगे, आपस में वह ठंडे होते जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे कि ऊष्मा यानी हीट यानी टेम्परेचर, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका दिया था रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो डेबी ने किया था। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका जो मान होता है वह तीनों ये 81, 86, 4.186, 4.186 ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये जो है तो W/Q बराबर J, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब पानी का लगातार मंथन यानी मंथन किया जाता है तो उसका ताप क्या होता है, उसका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यानी पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का यानी पानी का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो बॉयलर के अंदर दाब अधिक होता है। क्योंकि जब वाष्प इंजन में जो बॉयलर होता है उसका दाब अधिक होता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, वह भाप बन जाता है। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान यानी टेम्परेचर है वह वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, तो एसआई सिस्टम में जो है तो तापमान का जो तापमान की इकाई वह केल्विन है। क्या है, केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो जो डिग्री सेल्सियस हुआ ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, 4.210⁻³ है ना। जलप्रपात के आधे स्तर पर जल का तापमान ऊपर की ओर अधिक होने के कारण क्या होता है, गिर रहे जल की जो गतिज ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण पानी क्या होता है, भाप बन जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। वह अपने शरीर में जो उसके शरीर के जो टेम्परेचर उसमें 42 डिग्री तक बढ़ा लेता है। ठीक है, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाएगा। अगर हम बर्फ की पे क्या करेंगे, प्रेशर देंगे तो बर्फ का जो गलनांक होता है यानी उसका जो गलन होता है यानी घूर्णन, वह क्या हो जाता है, घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तापयुक मापी जो तापमापी होता है यानी थर्मामीटर होता है
वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वह सीबेक के प्रभाव सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। किससे? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। ठीक है। बात करें कि दूर की वस्तुओं पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी यानी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो यह स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप यानी उसका टेम्परेचर किस थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी यानी पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को टेम्परेचर तापमापी यानी पायरोमीटर द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्न स्तर का होता है। ठीक है। विकिरण पायरोमीटर में से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है तो विकिरण पायरोमीटर से नापा जा सकता है। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक किन दो धातुओं से बनाया जाता है? तो जो दो समान धातुओं से मिलाकर जो है तो थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है। ठीक है। बात करें हम यहाँ पे कि सूर्य का तापमान कैसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा जो है तो हम सूर्य का टेम्परेचर मापते हैं। निम्नलिखित में से पायरोमीटर यानी थर्मामीटरों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो जो विकिरण तापमापी है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट निकालने के तो F-32/9 बराबर C/5 ये हमारा जो है तो क्या निकालने का, ये हमारा जो है तो फ़ारेनहाइट निकालने का सूत्र है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यह 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बन के उड़ने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? बर्फ जम जाता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि ताप के यानी टेम्परेचर के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य कब होता है? तो -273 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन मान में जो मानव का शरीर जो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर है वह कितना होता है? 310 जो केल्विन मानव का शरीर का टेम्परेचर होता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो जो -40 डिग्री सेल्सियस है वह केल्विन और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? समान होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है, जो -40 डिग्री है वह एक समान होता है। न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप एक 212 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? तो उसका होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वह 98.4 फ़ारेनहाइट है जिसके बराबर सी में तापक्रम होता है 36.89। ठीक है। बात करें हम यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है 212 फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जब जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक मनुष्य का जो तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम जो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट। यानी अगर बात करें डिग्री सेल्सियस में, अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो फ़ारेनहाइट में होगा वह 140 फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है वह 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। गर्म जल के थैलों में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वह अधिक होती है। ठीक है। धातुओं की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ये विद्युत के ये जो क्या होता है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आप देखे होंगे कि जो घर में जैसे खुरपी वगैरह होती है, कुदाली वगैरह होती है, तो ये अगर इसको क्या करते हैं, इसमें क्या लगा होता है? लकड़ी की एक मुठिया लगी होती है। इसका क्या होता है? क्योंकि यह विद्युत का जो ऊष्मा होती है जो गर्मी को क्या करती है
रोकने का कार्य करती है। ठीक है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अगर अचानक धक्का दे दिया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन होता है क्या होगा, पहले कम होगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, यदि पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का जो आयतन होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा और उसके बाद बढ़ेगा। साइकिल की ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की ऊष्मा बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होती है, वह नहीं बढ़ती। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, एक जो लोलक की लंबाई क्या होती है वह बढ़ जाती है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा, वह बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की लाइनें फट जाती है। इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने से क्या होता है, वह फैलता है। दो रेल पटरियों के बीच जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधे स्तर पर जल का तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होता, ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में यानी ठंडी के मौसम में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है, उपयुक्त सभी यानी चालन, संवहन और विकिरण, इन सभी विधियों से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, ऊष्मा के संचरण में निम्न में से किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो चालन की स्थिति में जो है तो जो अणु होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा। ठीक है, द्रव्यों और गैसों में। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। जो विद्युत केतली होती है उसमें पानी किस कारण गर्म होता है, संवहन के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो वह विकिरण के माध्यम से आती है। जैसे सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पर आएगी तो क्या होगा, उससे उसकी जो ऊष्मा आएगी यानी जो गर्मी आएगी वह उन विकिरण के माध्यमों से भी आती है पृथ्वी पर। ठीक है, बात करें यहाँ पे ऊष्मा संचरण की, वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते, वह है विकिरण विधि। विकिरण विधि में क्या होते हैं कि वह कण गति नहीं करते, कण करते हैं चालन की गति में। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे सर्वोच्च चालक है, तो वह पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होती है, अधिक होती है। बोलोमीटर किसको मापने की एक युक्ति है, तो यह दाब को यानी प्रेशर को मापने की एक इकाई है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आप जिस बात देखेंगे कि ठंडी में जैसे अगर आप ठंडे लोहे को छुएंगे तो ज़्यादा ठंड है, लेकिन लकड़ी को अगर छुएंगे तो वह ठंड नहीं रहेगी। ठीक है, बात करें हम आगे कि कड़े जाड़े यानी अच्छे जाड़े में झील की सतह हिमशीतित यानी जम जाती है, लेकिन उसके नीचे का जो पानी है वह नहीं जमता। यह किस कारण होता है कि जल की जो सघनता होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊष्मा रहता है ना तो वो ऊष्मा बाहर नहीं जा पाता। आप देखेंगे कि अगर आप एक कमरे में पंखा को चलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गर्म हवा आएगी। कमरे में रखे हुए फ्रिज के दरवाजे खोल देने पर क्या होगा, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी जो ताप चालकता यानी उसका जो टेम्परेचर सहने की शक्ति होती है वह क्या होती है, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो वह है समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, वह कहलाता है संवहन। ठीक है, अणु गति करते हैं चालन के द्वारा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरा तक जाते विकिरण के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो वह है पारा। ठीक है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता, तो जो अवरक्त विकिरण है वह सोलर कुकर को गर्म करती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर की ऊष्मा होती है वह बाहर नहीं जा पाती। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन निम्न में से कौन सा होता है, तो ऊपर सफेद होता है और नीचे काला होता है। ठीक है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष से सीधी दूरी तय करती है। ठीक है, काले कपड़ों के मुकाबले सफेद कपड़े शीतल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देती हैं। बात करें ऊनी कपड़े सूती वस्तु की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि यह ताप से अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त उत्ताप होता है। वायुमंडल में आर्द्रता यानी नमी की उपस्थिति में एक स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है कि ठंडे जल से। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक अवशोषक होते हैं, यह नियम दिया है किरचॉफ के नियम ने। ठीक है, बात करते हैं किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थाघात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम दिया है स्टीफन ने। स्टीफन का विकिरण नियम क्या है, यह E⁴Q। ठीक है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह दिया न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप के में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, गर्म पानी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक समय लेने में कितना समय लेगा, 10 मिनट से अधिक लेगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कार कौन है, तो डीवार है। कौन है, डीवार। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, चालन, संवहन और विकिरण से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है, क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक रख सकता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार और बाहरी आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। जो आप देखेंगे थर्मस क्या होता है, थर्मस में आप अगर पानी रख देंगे ठंडा तो ठंडा ही रहेगा, गर्म रखेंगे तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने यानी कम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों की कलाई की जाती है, तो विकिरण के लिए। ठीक है, किसी पदार्थ में एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो जल का। जल में जो होता है तो विशिष्ट सर्वोच्च ऊष्मा का मान होता है। ठीक है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है, यानी जल जो होता है वह गर्मी को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी क्या होता है, ऊष्मा में जल्दी मिलन हो जाता है। ठीक है, निम्न तापीय इंजनों की जो अनुप्रयोग होता है वह रॉकेट औद्योगिक में होता है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे यहाँ पे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ पसंद आई होगी और वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार थी, है ना। मिलेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है, इसका लाएंगे हम पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।